हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर पावर पैक्ड सेशन जहां पे हम लोग जो हैं कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस ऑन पीएनसी करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम आईएसआई 2025। सो आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि मैंने कुछ बहुत ही अच्छे ज्योमेट्रिकल एंड स्पेशियल पीएनसी वाले क्वेश्चंस को जुगाड़े हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट अस बिगिन विद आवर लेक्चर। So this is our first question and this is kind of one of my very favorite questions in PNC. So question क्या बोला गया है, पूछा गया है कि कितने सारे आप जो है 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर के क्यूब बना सकते हो, डिफरेंट क्यूब्स, सच दैट हर एक फेस के ऊपर एक डिफरेंट कलर लगे। ठीक है, सो टेक्निकली उन्होंने क्या बता दिया है कि मेरे पास 6 कलर्स हैं। ठीक है, आई हैव कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4, कलर 5, कलर 6, 6 कलर्स हैं और मेरे पास एक क्यूब है जिसके ऊपर 6 फेसेस है, हर एक फेस पे मेरे को एक कलर मारना है। मैं कोई भी कलर को 2 बार यूज नहीं कर सकता हूं, हर एक कलर को एक ही बार यूज किया जाएगा। और ऐसा करने के बाद how many different possible arrangements of this cube I can make? What are the different possible arrangements of the cube that I can make? तो पहले तो अपन लोग समझते हैं what do we mean by different possible combinations of a cube, color combinations of a cube. तो सपोज कि मेरे पास 2 क्यूब्स हैं, एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है, ये लेफ्ट वाला क्यूब है और ये राइट वाला क्यूब है। सो अभी एक्चुअली इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, वो बात के लिए है ना। सपोज कि ये दोनों व्हाइट कलर के क्यूब्स हैं, ठीक है, एकदम अनपेंटेड क्यूब्स हैं, ये भी 10 बाई 10 बाई 10 है और ये भी 10 बाई 10 बाई 10 है। ठीक है, अब ये जो दोनों व्हाइट क्यूब्स है ना, इसके ऊपर मैं कलर्स लगाने वाला हूं। सो व्हाट आर द कलर्स दैट आई हैव? सपोज आई एम हैविंग द कलर्स दैट आई हैव इज C1, C2, C3, C4, C5, C6। तो सोचो ये 6 कलर्स हैं जो मेरे को उन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं। अब ये 6 कलर्स में एक कलर को एक फेस के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो सपोज ये 6 कलर्स को यूज करके मैंने ये वाला एक क्यूब बनाया और इन्हीं 6 कलर्स को यूज करके मैंने और एक क्यूब बना दिया है। ठीक है, अब दोनों क्यूब्स को डिफरेंट कब बोलेंगे? सपोज इस पे भी कलर लगी और इस पे भी कलर लगी है। राइट नाउ मैं इसको बोल रहा हूं क्यूब 1 और मैं इसको बोल रहा हूं क्यूब 2। ठीक है, मैंने देख लिया कलर कैसे कैसे लगा है, मैंने इसको क्यूब 1 बोला, मैंने इसको क्यूब 2 बोला। अब मैं इसको पीछे ले जा रहा हूं और मैं इनको जो है अपना हैंड्स को शफल करके, है ना, इन क्यूब्स को शफल करके जो है अलग अलग हैंड्स में ले लिया, या मैं ये भी सेम हैंड पे दिया एंड फिर आपके सामने लाया। अगर ये शफलिंग होने के बाद भी तुम लोग मुझे बता सकते हो कि कौन सा मैंने पहले लेफ्ट हैंड में पकड़ा था और कौन सा मैंने राइट हैंड में पकड़ा था, यानी कौन सा मेरा क्यूब 1 था जिसको मैंने राइट हैंड में पकड़ा था और कौन सा मेरा क्यूब 2 था जिसको मैंने अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा था, अगर तुम लोग बहुत आराम से इसको बोल सकते हो, देन वी वुड से कि ये दोनों क्यूब्स डिफरेंट है। क्योंकि नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई एम गोइंग टू शफल देम, यू विल बी ऑलवेज बी एबल टू टेल मी कि कौन सा क्यूब 1 था और कौन सा क्यूब 2 था। हाउएवर तुम सोचो कि अगर इनमें कलर कॉम्बिनेशंस एकदम सेम तरीके से लगे हैं, एकदम सेम तरीके से कलर कॉम्बिनेशन लगा है, ठीक है, और सोचो मैंने इसको थोड़ा सा मोड़ भी दिया, ठीक है, अब भी अगर मैं इनको नीचे ले जाऊं ना और वापस ऊपर ले आऊं, तुम लोग बोलोगे कि सर दोनों के दोनों सेम लगे हुए थे। कैसे? अगर दोनों के दोनों में सेम कलर कॉम्बिनेशन था ना, तो पहले ही सोचिए यहां पे नीचे में ब्लैक लगा है, इस ब्लैक को मैं ऐसे करके रख लेता और इसका जहां पे भी ब्लैक लगा है उसको मैं अपने हाथ पे रख लूंगा। अगर दोनों सेम है तो ब्लैक के ऑपोजिट वाला भी सेम होना चाहिए, सामने वाला भी सेम होना चाहिए, हर तरीके से सेम होना चाहिए। देन आई वुड से कि ये दोनों क्यूब्स अगर कहीं पे शफल हो गए तो मुझे पता नहीं चलेगा कि पहले कौन सा लेफ्ट हैंड में पकड़ा था, पहले कौन सा राइट हैंड में पकड़ा था। दिस इज द मीनिंग ऑफ saying कि two cubes have been painted the same way and two cubes have been painted the different way। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ऐसे कितने सारे तरीकों से मैं पेंट कर पाऊंगा और कोई बच्चा मुझे जवाब देता है कि सर देखो 6 फेसेस हैं और 6 कलर्स मारने हैं मुझे, तो 6 कलर्स मारने हैं, 6 डिफरेंट फेसेस हैं, तो ऑब्वियस सा बात है आंसर शुड बी 6 फैक्टोरियल।
सर कैसे? सर वो देखो ना, आप ऐसे कर लो, फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फेस 5 और फेस 6, ऐसे करके लिख लो, है ना। तो उसको कांस्टेंट रहने दो और ये जो है स्ट्रेट लाइन परम्यूटेशन मार दो, तो 6 फैक्टोरियल केसेस होने चाहिए। तो हर एक बार हम लोग को एक डिफरेंट केस मिलेगा, हेंस आंसर शुड बी 6 फैक्टोरियल। सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये अप्रोच जो है ये कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच है, एंड इसी रॉन्ग अप्रोच को जो है उजागर करने के लिए मैंने यहां पे एक केस लिया है, ठीक है। अगर तुम लोग बोलते हो कि सर फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फेस 5, फेस 6 पे 6 कलर्स लगाने, 6 फैक्टोरियल कर देंगे, तो देखो गलती कहां पे होगी। गलती ये हो जाएगी कि सबसे पहले तो मेरे को बताओ वो 6 फैक्टोरियल में से एक केस ये होना चाहिए कि नीचे 1 लगा है, उसके जस्ट ऊपर 2 लगा है, सामने की तरफ 3 लगा है, 4, 5, 6, ये केस होगा इस 6 फैक्टोरियल में। वेल अगर तुम लोग तो दिमाग लगा रहे हो तो इस 6 फैक्टोरियल में इस केस को भी गिना गया है कि बेटा नीचे 1, ऊपर 2, सामने 6, 3, 4, 5, ठीक है। सर कैसे? अगर मैं इस सामने वाले को फेस 1 बुलाता हूं तो एक बार फेस 1 में 3 लगा है, एक बार फेस 1 में 6 लगा है, तो ये दोनों यहां पे काउंट हुए होंगे। हाउएवर अगर तुम लोग थोड़ा स्मार्टली सोचो, ये दोनों जो क्यूब्स है ये कंप्लीटली आइडेंटिकल है, ये कंप्लीटली आइडेंटिकल क्यूब्स हैं। सर कैसे? ये जो क्यूब है ये देखो, इसका ओरिएंटेशन मैंने दिखाने के लिए कुछ ऐसा बना दिया है कि देखो नीचे में 1 है, ऊपर में 2 है, नीचे में 1, ऊपर में 2, सामने की तरफ 3, सामने की तरफ 6, ठीक है। दोनों के दोनों 6 फैक्टोरियल में काउंट किए गए। अब ध्यान से सोचो थोड़ा सा, अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं कि भाई ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है इसको ऐसे करके एक बार टर्न कर लो ताकि 3 सामने आ जाए, तो क्या मैं कर सकता हूं? तो आंसर इज यस, ऑब्वियसली कर सकता हूं। एंड जैसे ही मैं वो टर्न करता हूं ना, ये दोनों के दोनों क्यूब्स में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। थोड़ा सा सोचने का कोशिश करो, इसको एक बार अगर मैंने ऐसे करके टर्न कर लिया कि 3 मेरा सामने आ गया, तो इन दोनों क्यूब्स के बीच में तुम कोई फर्क बता नहीं पाओगे, कोई फर्क बता नहीं पाओगे, है ना। एंड उसके बाद अगर मैंने इनको शफल कर दिया ना, तो तुम कभी नहीं बता पाओगे कि कौन सा लेफ्ट में था और कौन सा राइट में था इन आवर ओरिजिनल चॉइस। सो डेफिनेटली 6 फैक्टोरियल इज द रॉन्ग आंसर। एंड अगेन अगर 6 फैक्टोरियल आंसर है ही नहीं तो मैथमेटिक्स ने मुझे 6 फैक्टोरियल क्यों दिया? वेल तुम लोगों ने यहां पे एक अजम्पशन लिया है कि ऑल द फेसेस आर मार्क्ड, ऑल द फेसेस आर मार्क्ड। सर मार्क्ड का मतलब क्या होता है? अगर ये दोनों जो क्यूब्स है ना उसमें से एक सरफेस खुरदरा होता, एक सरफेस डॉटेड होता, एक सरफेस में ऐसे 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 लाइंस होती और एक सरफेस एकदम स्मूथ होता, हर एक सरफेस अगर डिफरेंट होता ना और आइडेंटिफाइबल होता, देन 6 फैक्टोरियल वुड हैव बीन गिवन मी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि उसमें जो है दो क्यूब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास एक तो कलर कॉम्बिनेशन भी हो गया प्लस ऑल फेसेस आर डिफरेंट भी हो गया। हाउएवर इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि फेसेस आर डिफरेंट, विच मीन्स अगर मैं ये क्यूब बना रहा हूं, इसको ऐसा ओरिएंट करने से अगर ये वाला क्यूब बन जा रहा है तो इन दोनों को मैं सेम नहीं मान सकता हूं, ये दोनों जो है डिफरेंट क्यूब्स हो गए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के पीछे एक बहुत ही मजेदार सी स्टोरी है ना, क्योंकि जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था, दैट वाज द ईयर 2011-2012, तो मेरे को याद है कुछ बुक्स थे जिसके अंदर ये क्वेश्चन दिया गया था, एंड उन बुक्स में पीछे में जो आंसर है इसी क्वेश्चन का 1 दिया था। एंड बहुत ही मजेदार है बात है कि जब मैं अपने टीचर से भी मिलके आया कि सर ये 1 क्यों दिया है, तो उन्होंने बहुत अच्छी सी बात करी। उन्होंने बताया कि क्या गलती किया है। गलती कुछ इस प्रकार की थी कि वो लोग सोच रहे थे कि तुम कैसा भी क्यूब्स बना लो, तुम कैसा ही क्यूब्स क्यों ना बना लो, एवरी टाइम यू मेक 2 क्यूब्स, मैं एक क्यूब को कांस्टेंट रख के दूसरे को घुमा घुमा के वापस से ऐसा बना दूंगा। तो उन्होंने, बुक वालों ने ये सोचा कि इस टाइप का एक ही क्यूब बन पाएगा, बाकी अगर तुम कोई भी दूसरा क्यूब बनाना चाहो तो घुमा घुमा के ओरिएंट करके वापस से इस क्यूब के बराबर ले आया जाएगा, विच इज अगेन रॉन्ग। सर क्यों? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई
अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक क्यूब है, ये क्या हो गया, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक क्यूब है जिसमें नीचे मैंने 1 रखा है, ऊपर मैंने 2 रखा है, ठीक है, नीचे 1 ऊपर 2, और यहां रखा है 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये एक क्यूब हो गया। अब अगर मैं एक दूसरा क्यूब लूं जिसमें यहां 1 है और यहां 3 है, और यहां मैंने कर दिया लेट्स से 2 4 5 6, तो भाई ये दोनों क्यूब्स तो फंडामेंटली डिफरेंट है। तुम इस क्यूब को कितना ही घुमा लो, 1 के ऑपोजिट कभी 2 ला ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या सोचा कि तुम कोई भी 2 क्यूब्स बनाओ, तुम हमेशा एक को रख के दूसरे को ऐसा ओरिएंट कर सकते हो कि पहला जैसा बन जाए, बट ऐसा नहीं है। अगर ऑपोजिट साइड्स में जो कलर लगी है, सपोज इसमें 1 और 2 लगाए और इस वाले क्यूब में 1 और 3 लगाए, ये फंडामेंटली डिफरेंट क्यूब्स हैं। सर डिफरेंट क्यूब्स का मतलब क्या है? ये क्यूब मैंने लिया अपने लेफ्ट हैंड में, ये वाले क्यूब को, और ये वाले क्यूब को लिया मैंने अपने ये वाले क्यूब को लिया मैंने अपने राइट हैंड पे, और ये वाले क्यूब को लिया मैंने अपने लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, तुम लोग को उल्टा दिख रहा होगा, है ना? अब इस वाले जो क्यूब है ना, इसमें नीचे में 1 और ऊपर में 2 है, और इस वाले क्यूब में नीचे में 1 और ऊपर में 3 है। तुम इन दोनों को कितना ही घुमा लो और मुझे पीछे शफल करके भी दे दो, नाइस। समझ में आया कि नहीं आया? जितना भी घुमा लो, शफल करके दे दो, मैं हमेशा वो क्यूब बता दूंगा जिसमें 1 के ऑपोजिट 2 था, और एक क्यूब जिसमें 1 के ऑपोजिट 3 था। मुझे बस 1 मिनट लगेगा देखने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों तो फंडामेंटली डिफरेंट क्यूब्स हैं, ये तो फंडामेंटली डिफरेंट क्यूब्स हैं, है ना? तो आंसर हैज टू डेफिनेटली बी मोर देन 1, कि भाई 1 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि देखो 2 क्यूब तो सर ने ऐसे ही बना दिए। एंड आंसर हैज टू बी लेस देन 720, क्योंकि 6 फैक्टोरियल वुड हैव बीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स वी कुड हैव मेड, है ना, हैड ऑल द फेसेस बीन ऑफ डिफरेंट क्या बताए, खुरदरापन। बट अब मेरे को पता है कि ऑल द फेसेस आर सिमिलर, तो मेरा आंसर जो है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए, 720 से कम होना चाहिए। एग्जैक्टली कितना होना चाहिए उस पे भी चर्चा करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए उस पे भी अपन लोग चर्चा करते हैं। तो देखो, इन ऑल सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इन ऑल सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जो सबसे मेन चीज होती है इज हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है। क्योंकि अगर हम क्यूब को बार बार घुमा पा रहे हैं ना, तो अपन लोग डायरेक्टली पीएनसी नहीं लगा पाएंगे। बट अगर अपना कुछ रेफरेंस पॉइंट हुआ कि अच्छा ये चीज तो नीचे ही है, तब हम लोग 2 क्यूब्स को बहुत आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई तुम लोग एक काम करो कि जो भी क्यूब तुम लेके आ रहे हो उसमें 6 के 6 कलर लगेंगे, 6 के 6 कलर लगेंगे। एक काम करो, कलर नंबर 1 को नीचे कर दो, कलर नंबर 1 को नीचे कर दो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बेटा तुम कोई भी क्यूब को कैसा ही कलर करो, एक ना एक बार कलर नंबर 1 को तो यूज करोगे ही ना। तो मैंने बोला कि भाई तुम्हारे पास कोई भी क्यूब हो, कैसा ही कलर तुमने किया हो, कलर नंबर 1 को नीचे करके, ये देखो ये है कलर नंबर 1, ठीक है, कलर नंबर 1 को नीचे करो और हथेली के ऊपर रखो ऐसा। ठीक है, तुम कैसा ही कितने ही क्यूब्स बना लो, हमेशा एक बार तो कलर नंबर 1 आएगा। जब भी कलर नंबर 1 आपको आता है वो उसको ऐसे करके हथेली पे रख लो, तो कलर नंबर 1 कहां चला गया? नीचे। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब देखो कैसे करके कलर लगाया जाए। अगर कलर नंबर 1 को हम लोगों ने सबसे नीचे रखा है, तो सबसे पहले मेरे को बताओ कलर नंबर 1 के जस्ट ऑपोजिट वाले फेस को कलर करने के लिए अपने पास कितने सारे कलर्स बचे। कलर नंबर 1 को पेंट करने के बाद ऑपोजिट सरफेस पे कलर करने के लिए अपने पास कितने सारे कलर्स बचे? अपने पास टोटल 6 कलर्स थे, यानी कि कलर 1,
कलर 2, कलर 3, कलर 4, कलर 5, कलर 6। तो जब मैंने नीचे वाले हिस्से को 1 कलर कर दिया, अब 1 को तो दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसके ऑपोजिट में या तो मैं कलर 2 लगा सकता हूं, या तो कलर 3 लगा सकता हूं, या तो कलर 4, या तो कलर 5, या तो कलर 6। यानी आई हैव 5 चॉइसेस, I have 5 choices to color the opposite face once I have colored नीचे वाला C1। अग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब मैं अगर तुमको एक चीज बताऊं ना, बहुत सिंपल सी चीज बताऊं, कलर 1 नीचे रखा है, कलर 2 ऊपर रखा है, सपोज 3, 4, 5, 6 को कैसे अरेंज करो, यानी कि कलर 1 को नीचे रखो, कलर 2 को ऊपर रखो, और 3, 4, 5, 6 को कैसे ही अरेंज करो, ये हमेशा फंडामेंटली डिफरेंट हो जाएगा देन C1 को नीचे रखा, C3 को ऊपर रखा, और 2, 4, 5, 6 को यहां पे कलर किया। दिस विल बी फंडामेंटली डिफरेंट देन C1 को नीचे रखा, C4 को ऊपर रखा, और 5, 6 और 2 और 3 को अरेंज करा। तो एक तो मैंने बहुत सिंपली तुमको बता दिया कि अगर तुम कलर 1 को नीचे रख रहे हो, ऊपर वाले को या तो 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 6 रख सकते हो। तो 5 तो अपने पास ऐसे ही आ गए, है ना। और इसमें तो हम लोगों ने इन सबको तो अरेंज करा ही नहीं है कलर्स को, और भी केसेस आएंगे। सो अब ध्यान से देखो, अब जो है ध्यान से देखो, वंस यू हैव टेकन नीचे वाला इस कलर 1, ऊपर वाला इन पांचों में से लेट अस सपोज कि कलर 2 को लगाए ऊपर में, अब हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट में कलर 3, कलर 4, कलर 5 और कलर 6 आएंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट में, कैसे अरेंजमेंट में? सर्कुलर अरेंजमेंट। तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है 3, 4, 5, 6। 6 सामने की तरफ है, 6 कहां है? 6 सामने की तरफ। देखो ये केस बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्या ये एक केस बन सकता है? अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई कितने सारे केसेस बन सकते हैं, तो आंसर विल बी, ध्यान से सोचना, ध्यान से, 4 चीजें सर्कुलर परम्यूटेशन में है। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी n-1 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6। आते आते बहुत सारा डाउट्स होगा। तो पहला तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर जस्ट बिकॉज सर्कल में दिख रहा है इसलिए क्या सर्कल में लेना है? जस्ट बिकॉज सर्कल में दिख रहा है इसलिए सर्कल में लेना है क्या? स्ट्रेट लाइन परम्यूटेशन करके 4 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि अगेन देखो, यही वाला तो वो केस है कि अगर तुमने 3, 4, 5, 6 ऐसा लिया, इट इज ऑटोमेटिकली सेम as 6, 3, 4, 5। इट्स ऑटोमेटिकली सेम एज 6, 3, 4, 5। यानी कि देखो, अगर तुमने कलर नंबर 1 को नीचे में रखा, देखो कलर नंबर 1 इसको रखा नीचे, कलर नंबर 2 को ऊपर रखा, ये देखो कलर नंबर 2, ये कलर नंबर 1, उसके ऑपोजिट कलर नंबर 2। तो 1 को नीचे रखा और 2 को ऊपर रखा। ध्यान से सुनना, है ना। मेरे पास देखो यहां पे एक केस है, 5 दिख रहा है सामने, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4। अब मैं एक चीज तुमको बताऊं, अगर तुम लोग को यहां पे दिख रहा है 1, 2, ठीक है, और यहां पे दिख रहा है 3, तो 3, 4, 5, 6 वाला जो क्यूब बनेगा ना, और अगर तुम बोलते कि सर यहां पे 4 ले आओ, 4, 5, 6, 3, वो दूसरा क्यूब बनेगा, नहीं, वो यही वाला क्यूब है। देख, 4, 5, 6, 3। क्यों? क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन हो रहा है, और सर्कुलर परम्यूटेशन में हम लोग स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं कर सकते, है ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन कि यहां पे एक सर्कुलर परम्यूटेशन लगेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर इस पैटर्न से हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, तो C1 के ऑपोजिट मेरे को 5 चॉइसेस थे, और हर एक चॉइस में मेरे को 6 डिफरेंट क्यूब्स मिल रहे हैं। कितने क्यूब्स मिल रहे हैं? 6 डिफरेंट क्यूब्स मिल रहे हैं। 6 डिफरेंट क्यूब्स मिल रहे हैं। सर कैसे? ये देखो, ये उन 6 में से एक है।
देखो ये जो 6 है ना, उनमें से एक ये है, मैं एक और बता देता हूं, देखो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, C6 C4, अच्छा ठीक है, ये C6 कर दो, ये C3 कर दो, ये C4 कर दो, ये C5 कर दो। देखो जब C1 नीचे है और C2 ऊपर है, तो ये जो 3 4 5 6 है, ये भी ऐसा वाला अरेंजमेंट रख सकते थे। ये और वो फंडामेंटली डिफरेंट है। सर कैसे? अरे भाई इसमें C6 और C3 आसपास एडजेसेंट आ रहे थे, इसमें C6 और C3 को मैंने ऑपोजिट कर दिया, फंडामेंटली डिफरेंट कर दिया। ऐसे 1 2 3 4 5 6 केसेस आएंगे। तो समझो जब C1 को नीचे रखा तो ऑपोजिट के लिए 5 चॉइसेस, हर एक चॉइसेस के लिए मेरे पास 6 क्यूब्स बन रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 5 into 6 which is going to be 30. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 30. Wait a minute. I know you have a lot of doubts. And the first and foremost doubt that you are going to have is, sir, circular permutations. Circular permutations में तो अपने को clockwise, anti-clockwise भी देखना चाहिए, तो क्या एक by 2 नहीं आएगा? तो आंसर इज नहीं आएगा, by 2 नहीं आएगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है ना। क्या पॉइंट है? ये देखो, ये कलर 1 यहां पे लगा, सपोज यहां पे मैं लगा रहा हूं कलर 2, और सपोज सामने है 3 4 5 6, ठीक है। एंड जब हम लोगों ने सीधा सीधा 3 फैक्टोरियल कर दिया ना, तो हम लोगों ने इसको एक बार गिना है, इसको भी एक बार गिना है, बाबू मोसा इसको भी एक बार गिना गया है। समझने की कोशिश करो, 3 4 5 6 ऐसा, 3 4 5 6 ऐसा, दोनों को अलग अलग करके गिना गया है। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये वाला क्यूब और सर ये वाला क्यूब सेम होंगे कि नहीं होंगे? सर सेम ही तो दिख रहे हैं, 3 के बाजू में 4, 3 के बाजू में 4। बेटा नहीं, देखो मैं एल्गोरिथम दिखाता हूं, ठीक है, इसी के लिए तो ये बनाया मैंने, है ना, कब काम आएगा ये देखो, है ना। थोड़ा सा सस्ता बजट है, कलर नहीं कर पाया, है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, ठीक है। ये हो गया अपना 1 को रखा सबसे नीचे। अच्छा, 1 के जस्ट ऑपोजिट 2 है, वो मैं दिखा देता हूं। ये दिख रहा है, ये 1 है, 1 के जस्ट ऑपोजिट अपना आ गया 2। अकॉर्डिंग टू द फिगर मैंने 1 को नीचे रखा है तो 2 ऊपर चला गया, ठीक है। 1 को नीचे रखा है तो 2 चला गया, ठीक है। कैसे करके रखूं तो अच्छा दिखेगा? हाँ सही है। हाँ, 1 को अगेन नीचे रखा है, ऊपर में 2 है, और सामने आपके 3 है, सामने आपके 3 है। अब ध्यान से देखना, तुम इन दोनों को सेम कैसे बुला सकते हो जब उनको सेम टाइप के ओरिएंटेशन में घुमाने से अलग कलर्स आते हैं। देखो इस पे 4 आया, सॉरी इस पे 6 आया, और इस पे 4 आया, देखो, है ना। सर बट सेम ही तो है, 3 के बाजू में ही तो 4 लगा है। नहीं, ये देखो, इस क्यूब को पता है मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? इस क्यूब को मैं आइडेंटिफाई करूंगा, इन दोनों क्यूब्स में से दोनों को स्क्रैम्बल कर दो। इस क्यूब को आइडेंटिफाई कैसे करूंगा वो बता रहा हूं। 1 को नीचे रखा, 2 को ऊपर रखा, 3 को रखा सामने, और फिर मैं बोल रहा हूं इस टाइप के रोटेशन में इस क्यूब में 6 आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट इस वाले में देखो, 1 को नीचे रखा, 2 को ऊपर रखा, सामने 3 रखा, और इस वाले क्यूब में सेम टाइप के रोटेशन पे 6 नहीं आता है, 4 आता है, 4 आता है। सर एक सेकंड, ये क्यूब है ना, ये देखो ये क्यूब है ना, 1 नीचे 2 ऊपर, ये सामने 3 ले आया। एक काम करो, आप 2 को नीचे कर दो, 1 को ऊपर कर दो, और सामने 3 ले आओ। अब सर आप जैसे भी घुमाते हो ना, हमेशा सेम ही नंबर्स आएंगे, हमेशा सेम ही नंबर्स आएंगे। हाँ हो गया। नहीं भाई, तुम लोगों ने ओरिएंटेशन ही चेंज कर दी।
मैंने तो बोला कि तुम कैसे भी 2 क्यूब्स ले आओ, हमेशा 1 को नीचे रखो, 1 को नीचे रखो और 2 को ऊपर रखो, और इन दोनों क्यूब्स में हमेशा डिफरेंस आएगी। देखो 3, देखो हमेशा डिफरेंस आएगी। नहीं दिख रहा है डिफरेंस? अगर ये कंप्लीटली कॉन्ग्रुएंट क्यूब्स होते, यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो जब मैं नीचे में 1 और ऊपर में 2 को पकड़ता, सामने 3 को रखता, तो दोनों को सेम रोटेशन पे दोनों सेम नंबर्स आने चाहिए थे। समझ में आया? सो इसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस को डेफिनेटली डिफरेंट माना जाएगा। दे आर नॉट द सेम, एंड सिंस दे आर नॉट द सेम, हेंस हम लोग बोल रहे हैं इन दोनों को अलग अलग बार अपने को जो है काउंट करना पड़ेगा। हेंस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज 30। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज 30। ठीक है, एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूं, है ना। इफ यू डू नॉट बिलीव सर 30 नहीं आएगा, 30 से ज्यादा आएगा, तो एक काम करो, इस टाइप के मैंने क्यूब्स बनाया ना, इस टाइप के क्यूब्स बना लो। अगर तुम 30 से ज्यादा क्यूब्स बना पा रहे हो तो वो तभी पॉसिबल है अगर तुमने कोई 2 क्यूब्स को सेम किस्म का कलरिंग किया है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन मेरा जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम का मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हुआ करता था ये। ठीक है, इसके पीछे की थोड़ी और कहानी भी है ना, जो क्लासरूम में बैठे कुछ कुछ बच्चों को बताया गया है, बट ठीक है ना। 30 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो है हम लोग थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि भाई देयर आर 7 डिफरेंट कलर्स, 7 डिफरेंट कलर्स है ना, और मुझे जो क्यूब बनाना है ना, उसमें हर एक फेस पे एवरी फेस शुड हैव डिफरेंट कलर, तो कितने क्यूब्स बनेंगे? तो कितने क्यूब्स बनेंगे? तो भाई एक बार में तो 6 ही कलर लगाओगे ना, कि 7 के साथ लगा दोगे कि सर एक ही फेस में हम लोग ब्लू भी लगा रहा है, ग्रीन भी लगा रहा है, सर रेनबो बनाएंगे। तो भाई यूज तो 6 ही करोगे ना, तो एक काम कर लो, 7 में से पहले तुम 6 कलर्स चूज कर लो, एंड एक बार तुमने 6 कलर्स चूज कर दिया तो 6 कलर्स से 30 क्यूब्स बनते हैं। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे भाई 8 डिफरेंट कलर्स दिए हैं और क्यूब बनाने बोला गया है, तो 8c6 इंटू 30 कर लोगे भाई। समझ में आया कि नहीं आया? तो काफी ही मजेदार क्वेश्चन है ना। आई होप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। अगेन ये भी मेरे प्रिपरेशन टाइम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ना, एंड बहुत मजा आता है जब भी मैं ये क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता हूं। डिफरेंट मेथड्स से कैसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है उसके बारे में जब डिस्कशन होती है, देयर आर क्वाइट मेनी माइंड बॉगलिंग आइडियाज फ्रॉम द स्टूडेंट्स, है ना। तो पहले तो अपन लोग पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन है कि भाई इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन वेयर 6 डिफरेंट रिंग्स ऑन 5 फिंगर्स, where arrangement of rings on fingers is also important। भाई साहब पैसे वाला लगता है, 6 डिफरेंट रिंग्स पहन रहा है, अपने को तो एक भी पहनाने वाली नहीं मिली है, कोई 6 पहन रहा है, ओए 5 उंगलियों में। टशन है भाई। तो पहले तो मैं माफी चाहता हूं इस बात का कि तुम लोग अब जो विटनेस करने वाले हो, यानी कि मेरा आर्ट, वो काफी ही गंदा होने वाला है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, मैथ्स के टीचर हैं, आर्टिस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये मत पूछना कि सर ये पकोड़े जैसा दिखने वाला क्या बना दिया आपने, हाथ बनाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो चाहे कितना ही पकोड़े जैसा क्यों ना दिख रहा हो, हाथ है ये। ठीक है, एंड हां, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी किस्म का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखते हैं। तो ये हो गया हमारा हाथ, है ना। और बोला क्या गया है कि भाई ये जो हमारा हाथ है इस पे 6 डिफरेंट रिंग्स लगानी है। कितनी रिंग्स लगानी है? 6।
एंड ध्यान से देखो, सपोज मैंने एक रिंग यहां लगाई, रिंग नंबर 1, एक रिंग यहां लगाई, रिंग नंबर 2, एक यहां लगाई, रिंग 3, एक यहां लगाई, रिंग 4, एक यहीं पे लगा ली, रिंग 5, और जो एक बची वो यहां लगा ली। यानी मैं किसी भी फिंगर में कितने भी नंबर ऑफ रिंग्स पहनूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम कि मैं कितने फिंगर्स में, सॉरी कौन से फिंगर्स में कितने सारे रिंग्स पहन रहा हूं। मैं 6 के 6 रिंग अपने थंब पे पहन सकता हूं। समझ में आया कि नहीं है? वो पूछ रहा है कितने तरीकों से आप रिंग्स को अपने 5 उंगलियों में पहन पाएंगे। तो भाई है ना, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब मजेदार बात क्या है, उन्होंने ये जो लिखा है, वेयर अरेंजमेंट ऑफ रिंग्स ऑन फिंगर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अरेंजमेंट ऑफ रिंग्स ऑन फिंगर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि काम करता है। ठीक है, पहले तो इसको कॉपी कर लेता है। ठीक है, पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कैसे करते हैं भाई? शायद क्लोन होगा। अद्भुत है ना, सो नाइस। ठीक है, वो बोल रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ रिंग्स ऑन फिंगर्स इज डिफरेंट। का मतलब है भाई ये अलग है और ये अलग है, दीज टू आर नॉट द सेम। सर कैसे? अबे ये दोनों अलग हैं सर, कैसे कैसे अलग हैं? कुछ भी रैंडम चीजें बोल रहे हो आप। देखो इसमें भी जो है, इसमें भी जो है, इसने रिंग 1 रिंग 2 पहना, इसमें भी रिंग 1 रिंग 2 पहना है। भाई ओरिएंटेशन ऑफ रिंग्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यानी कि इसमें रिंग 1 नीचे पहना था, इसमें रिंग 1 रिंग 2 के ऊपर पहना है। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशंस हैं ये कंप्लीटली एंड अटरली डिफरेंट है, ये दोनों सेम नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? पहले तो मैं तुम लोगों को बताता हूं, अब जब हम लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया है कि क्वेश्चंस क्या है, तो मैं तुम लोगों को बताता हूं कि यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं। व्हाट डू द स्टूडेंट्स डू यूजुअली? तो यूजुअली स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन को कंफ्यूज कर देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट 6 डिफरेंट स्वीट्स टू 5 kids. Students confuse this question with that. सर कैसे? यहां पे किस चीज को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? स्वीट 1, स्वीट 2, स्वीट 3, स्वीट 4, स्वीट 5, स्वीट 6। 6 स्वीट्स है। हर एक स्वीट जो है वो या तो किड 1, या तो किड 2, या तो किड 3, या तो किड 4, या तो किड 5। स्वीट नंबर 1 इन 5 किड्स में से किसी को भी जा सकता है। सो स्वीट नंबर 1 के 5 चॉइसेस हैं, वैसे ही स्वीट 2 के 5 चॉइसेस होंगे, वैसे ही स्वीट 3 के 5 चॉइसेस होंगे, वैसे ही स्वीट नंबर 6 के 5 चॉइसेस होंगे। तो टोटल आंसर 5 टू द पावर 6 डिफरेंट वेज होता है। ठीक है, और स्टूडेंट जो है यही वाली गलती कर देते हैं कि सर स्वीट्स के जगह रिंग्स है और किड्स के जगह जो है, किड्स के जगह जो है सॉरी फिंगर्स के जगह जो है किड्स दिया हुआ है। तो क्या डिफरेंस है? तो यही तो समझने वाली बात है ना। ये जो 5 टू द पावर 6 डिफरेंट वेज हुए, ये जो 5 टू द पावर 6 डिफरेंट वेज हुए, उसमें तुमको समझना पड़ेगा कि एक वे था, एक वे 5 टू द पावर 6 में एक वे था कि स्वीट 1, स्वीट 2, स्वीट 3, स्वीट 4, स्वीट 5, स्वीट 6, ये 6 के 6 स्वीट एक ही किड को गए किड 1। ये एक वे था भाई, लेकिन यहां डिफरेंट है। यहां अगर एक ही उंगली में 6 रिंग्स पहनते हो तो वो भी तुम 720 डिफरेंट वेज से कर पाओगे। सर कैसे? अगर थंब में ही 5 रिंग्स पहनना है तो उनका भी तो ओरिएंटेशन देख रहे हो ना, तो 6 फैक्टोरियल होगा। तो वो 6 फैक्टोरियल केसेस को इस ने एक ही केस लिया है। अब किसी विद्वान ने बोला सर वी आर वेरी स्मार्ट,
हेलो, दिस इंटू 6 फैक्टोरियल कर दो। तो हर एक केस जो है वो 720 टाइम्स स्केल नहीं हुआ है। मैंने तुम लोग को बस ये एग्जांपल ये लेने के लिए बताया कि ये अटरली रॉन्ग है, ये अटरली रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये वाला केस नहीं हो सकता। तो एक चीज तो अपने को जाननी है, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 5 टू द पावर 6 से तो ज्यादा ही आना चाहिए। अच्छा, 5 टू द पावर 6 से ज्यादा क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसमें हम लोगों ने अंडर काउंटिंग की है। इसमें कुछ केसेस जो बहुत बार आने वाले थे उनको एक ही बार लिया है ना, कि फिंगर नंबर 1 में 6 रिंग्स का एक ही केस लिया है, बट मेनी केसेस आर पॉसिबल। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। ये तुम लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर एक सेकंड, यहां तक तो सब समझ में आया, बट इंटू 720 कर दूंगा, या इस चीज को इंटू 720 कर दिया, तो उसमें गलती क्या है? चलो उसमें भी गलती बता देते हैं, उस पर भी गलती बता देते हैं। देखो, इस 5 टू द पावर 6 वेज में एक वे तुम लोगों ने ये लिया होगा कि स्वीट 1 स्वीट 2 गया है किड 1 को, एंड 3 4 5 6 ये गया है किड 2 को। ये भी एक केस लिया होगा, एंड ये भी एक केस लिया होगा। देखो, स्वीट 1 और स्वीट 3 गया है किड 1 को, एंड स्वीट 2 स्वीट 4 स्वीट 5 स्वीट, सही लिख रहा हूं, 6 गया होगा किड 2 को। तो ये दोनों को दो अलग बार काउंट किया होगा 5 टू द पावर 6 डिफरेंट वेज में। सोचने की कोशिश करो, सोचो सोचो, सोच लिया। अब मेरे को एक चीज सोच के बताओ, अगर तुमने इसमें 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, कि क्या सर, कि सर एक में 2 है एक में 4 है, अब इनको 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके और इसके जितने भी केसेस है सब सेम हो जाएंगे। सर कैसे? सर इसमें तो S1 S2 था, बट तुम इंटू 6 फैक्टोरियल कर रहे हो ना, तो तुम टेक्निकली क्या बोल रहे हो कि अभी S1 S2 है, अब S3 को यहां पे लाएंगे, S1 S3 हो जाएगा, S2 S4 S5 S6 ये हो जाएगा, जो कि ये वाला है, एंड इसको भी इंटू 6 फैक्टोरियल करोगे तो वो सारे केसेस सेम आ जाएंगे। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि हर एक चीज को इंटू 720 नहीं कर सकते, ओवर काउंटिंग हो जाएगी, ओवर काउंटिंग हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? सो नाउ लेट अस मूव ऑन, कि ये तो ठीक है, ये तो गलतियां हैं, ये तो वो चीजें हैं जो स्टूडेंट्स पहली बार जब इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं ना तो सोचते हैं। सो द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग दिस क्वेश्चन, है ना, यू माइट मेक सच मिस्टेक्स, है ना। तो सर इसको करने का करेक्ट तरीका क्या है, इसको करने का करेक्ट तरीका क्या है? तो सबसे पहले जो है अपन लोग, अच्छा एक सेकेंड अंडू करो, है ना, एक नए पेज पे जाते हैं। अपन लोग इसको करने के 3 डिफरेंट मेथड्स देखेंगे, बहुत ही आलीशान और बहुत ही मजेदार टेक्निक्स, ठीक है। मेथड नंबर 1 देखो, जो सबसे मस्त है, सबसे मस्त मेथड, सबसे मस्त मेथड, सबसे मस्त, जो अपना सबसे मस्त मेथड है वो है ऐसा। देखो, अपने पास 5 फिंगर्स हैं, ठीक है, अपने पास 5 फिंगर्स, ठीक है, अपने पास 5 फिंगर्स हैं, है ना, एंड अपने पास रिंग्स कितने सारे हैं? 6 डिफरेंट रिंग्स हैं। उन 6 डिफरेंट रिंग्स को मैंने लिखा R1 R2 R3 R4 R5 R6। ये जो मेरे 6 डिफरेंट रिंग्स हैं इनको मैंने R1 R2 R3 R4 R5 R6 लिखा, ठीक है। अभी जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं ना, ये मेथड पूरा होने के बाद ही तुम्हें समझ में आएगा कि इसमें ये चीज क्यों किया गया था, इसमें ये चीज क्यों किया गया था। तो थोड़ा सा जो है मेरे ऊपर विश्वास रखो, पूरा मेथड कंप्लीट हो जाने दो, एंड एट द एंड व्हेन आई शो यू द केसेस का मीनिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या किया गया है। देखो,
हर दो फिंगर्स के बीच में अपने पास एक गैप आ रहा है। क्या तुम लोग को एक गैप दिख रही है? मेरे पास 5 उंगलियां हैं, हर दो फिंगर्स के बीच में मेरे पास एक बार गैप आ रहा है ना? इसको क्या बोलते हैं? वेबिंग, जो भी बोलते हैं इसको, ये आ रही है गैप। इन दोनों फिंगर्स के बीच में एक गैप, इन दोनों फिंगर्स के बीच में एक गैप, इन दोनों फिंगर्स के बीच में एक गैप। यहां कोई गैप नहीं है, ठीक है? तो अपन लोग इन सारे गैप्स को जी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? जी। क्या बुलाते हैं? जी, है ना? और इन गैप्स को भी हम लोग अलग अलग गैप्स नहीं मानेंगे, बस जी 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 4 गैप्स मानेंगे। क्यों किया सब पता चलो, रुको, चिल मारो, है? और ये जो 5-6 रिंग्स दिया है, इन 6 रिंग्स के साथ ये 4 गैप्स जो है इनको लिख दिया जी 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 जी, है ना? जी 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 जी। एंड अपन ने बोला कि इसके कितने सारे स्ट्रेट लाइन परम्यूटेशंस होते हैं, इसके कितने सारे स्ट्रेट लाइन परम्यूटेशंस हैं। अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा होता तो तुमने बोला होता सर ये जो है ये 6 डिफरेंट रिंग्स हैं और ये जो है ये 4 सेम किस्म का जी लिखा है, इसका स्ट्रेट लाइन परम्यूटेशन जो होगा वो 6 + 4 टोटल आइटम्स 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये जो 4 सेम जी हैं, इसके लिए एक बार 4 फैक्टोरियल लगाऊंगा, ठीक है? एक बार 4 फैक्टोरियल लगाऊंगा। मुझे पता है कोई आइडिया नहीं चल रहा हो, क्या क्या लिख रहा है मास्टर अपना, कुछ भी, है ना? मजे में लिखे जा रहा। देखो, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस रिंग के क्वेश्चन और इसके बीच में आंसर जो आया है वो सेम होगा, है ना? तो ऑब्वियसली क्यों सेम होना चाहिए? तो ध्यान से देखो, मेरे पास 6 रिंग्स है, 4 जी हैं, इनको मैं अरेंजमेंट कितने तरीकों से कर सकता हूं? 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। ये तो समझ में आया। अपन लोग कुछ 5 से 6 अरेंजमेंट्स पहले देख लेते हैं कि अरेंजमेंट्स कौन से हैं। तो ऑब्वियसली क्या एक बार अरेंजमेंट ये आएगा, एक सेकंड, अरे R1 G, R2 G, R3 G, R4 G, R5 R6। सोच के बोलना, ये जो 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल है, इसके स्ट्रेट लाइन परम्यूटेशंस, उसमें एक केस ये वाला आएगा। सोचो, क्या एक दूसरा केस ये आएगा? R1 R2 G, R3 G, R4 G, R5 G, R6, 1 2 3 4 4। क्या एक केस ये आएगा? ध्यान से सोचो, R1 R2 R3 G G G G R4 R5 R6। सोच के देखो, ये केस आएगा? क्या ये केस आएगा? R2 R1 R3 G G G G R4 R5 R6। क्या ये सारे केसेस एक एक बार काउंट होके 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल में आएंगे? सोच के बताना। आंसर इज यस। अब सर लेकिन हम तो ये तो हम गिन ही नहीं रहे थे, ये तो हम गिन ही नहीं रहे थे। लेकिन देखो ये जो है इस क्वेश्चन में कैसे यूजफुल होता है, ये जो है इस क्वेश्चन में कैसे यूजफुल होगा, ध्यान से देखना, ठीक है? ये वाला यूज करो, ये वाला, इसका मीनिंग है, अब मीनिंग समझो, मीनिंग बता रहा हूं। R1 पहले फिंगर में रिंग नंबर 1 को डालो, फिर आता है G यानी कि गैप, फिर आता है R2, तो गैप के बाद पहले R2 को रखो, फिर आता है फिर से G यानी कि गैप, फिर आया R3, फिर आया गैप, फिर आया R4, फिर आया गैप, फिर आया R5, ठीक है? पहले R5 पहनाया, ध्यान से देखो, गैप के बाद पहला रिंग गया R5, तो पहला रिंग जो जाएगा वो नीचे की तरफ जाएगा, फिर आया R6। सोचने की बात है। तो ये जो तुमने कैलकुलेट किया, ये जो तुमने कैलकुलेट किया, ये एक तरीके से
5 उंगलियों में कैसे रिंग्स पहनेंगे उसका तरीका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई साहब कुछ बच्चे पागल हो रहे हैं, सर 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 1 सेकंड 1 सेकंड, ये तो समझ में आया, मजा आया, लेकिन क्या सारे केसेस कैलकुलेट हो रहे हैं? दुनिया के सारे केसेस कैलकुलेट होंगे? सब पता चलेगा। देखो ये आ जाओ, इस पे आ जाओ, ठीक है, उंगली बनाओ, उंगली 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 उंगली, ठीक है। इसका मतलब है R1 पहले डाला, R1 पहले डाला है, उसके बाद डाले हैं R2। तो ध्यान सुनो। अच्छा सर आपने R2 ऊपर क्यों लिया? पहले तो R1 है, R1 ऊपर होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये उंगली है, पहले R1 डालेंगे तो अंदर जाएगा, फिर R2 डालेंगे तो ऊपर आएगा। समझने की कोशिश करो। फिर आया गैप, फिर आया R3, फिर आया गैप, फिर आया R4, फिर आया गैप, फिर आया R5, फिर आया गैप, फिर आया R6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बच्चे बोलेंगे सर 1 सेकंड, गुड, आपने दिमाग लगाया बहुत अच्छा, लेकिन हमारे पास एक डाउट है। सर ये जो आप लिख रहे हो ना, इसके करस्पॉन्डिंग तो हम लोगों को सर, अच्छा पहले ये वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ना G और G एक साथ है ना, तो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो ये वाली भी बना लेता हूं, है ना। ये सर ये जो आपने उंगलियां बनाई है ना, वेरी बैड, तो इसीलिए जो है ना, आर्ट नॉट गुड, इसीलिए मैथ्स टीचर, वरना आर्ट अगर अच्छा होता थोड़ा सा तो बायो भी ट्राई करते, है ना, क्योंकि बायो वाले टीचर्स का आर्ट बहुत सुंदर होता है। हम मैथ्स फ्लावर दिख रहा है, स्टेमन जो भी बोलते हैं, छोड़ो, है ना, इग्नोर, है ना। अब देखो ये 5 उंगलियां, पकोड़े जैसे हाथ, है ना, इसका मीनिंग क्या होगा भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग है पहले R1 डाला। अच्छा जब भी हम डाल रहे हैं ना तो हम स्टार्ट करेंगे पहले वाली उंगली से, ठीक है, फिर R2, फिर डाला क्या R3, फिर आया गैप, ये आ गया गैप। देखो गैप के बाद फिर से गैप आया, यानी इस उंगली में कुछ नहीं गया, इस उंगली में कुछ नहीं गया भाई। गैप के बाद गैप के बाद गैप के बाद गैप, भाई गैप के बाद गैप, गैप के बाद गैप, गैप के बाद गैप, चारों गैप से एक साथ आ गए, यानी बीच वाले में कुछ नहीं गया है। और यहां आ गया R4 R5 R6, यानी पहले R4 गया, फिर R5 गया, लास्ट में R6 गया। देखो हर किस्म का अरेंजमेंट यहां पे काउंट हो रहा है। बट अगर कोई बच्चा मेरे से यह पूछे कि सर इसके करस्पॉन्डिंग तो एक आता है, लेकिन सर क्या हर एक के करस्पॉन्डिंग एक आएगा? तो हां हर एक के करस्पॉन्डिंग एक आएगा। नहीं 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 सर हम उल्टा पूछ रहे हैं, हर अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग एक आएगा क्या? वो भी तो 1-1 रिलेशनशिप होल्ड करना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई तुम कुछ भी बना लो, है ना, एक मिटा देते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिटा देते हैं। मैं बोल रहा हूं कि भाई तुम कुछ भी बना लो, चलो पहले अपन लोग बना लेते हैं। ये क्या मस्त उंगलियां हैं, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि सर देखो यहां पे R1 है, यहां पे R2 है, यहां पे R3 है, यहां R4 और R5 और यहां पे R6, अब क्या उखाड़ लोगे सर? बताओ अब क्या कर लोगे सर? इसके करस्पॉन्डिंग भी तो कुछ आना चाहिए। तो भाई देख लो, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स आएंगे वो होंगे, पहले R1 डाला, फिर R2 डाला, फिर आया गैप, गैप के बाद R3, फिर आया गैप, गैप के बाद कुछ नहीं, सो फिर से गैप, फिर आया पहले R4, फिर R5, फिर आया गैप और फिर आया R6। तो सोचने की बात है कि फॉर एवरी ओरिएंटेशन ऑफ रिंग्स एम आई गेटिंग अ स्ट्रिंग? What does the string consist of? What does the string comprise? It comprises letters R1 through R6 and 4 G's. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड इसके स्ट्रेट लाइन परम्यूटेशंस 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल होते हैं। सो दिस इज the correct answer. So this is the correct answer. So this is the correct answer. अब कोई बच्चा पूछे कि सर ठीक है
लेकिन ई जो चीज आपने बोला, ये हम एग्जाम हॉल में कैसे सोचेंगे? ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो रहा है? मैंने बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन कोई इंसान सोचेगा कैसे? तो सही बताऊं तो ये जो तरीका है ना, ये तरीका सीखा जाता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा इंडिपेंडेंटली होके ये एग्जाम हॉल में सोच ले रहा है, तो भाई वो बच्चा बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, ठीक है। एंड इतना ज्यादा ब्रिलियंट हर बच्चा नहीं होता है। तो ये जो टेक्निक मैंने सिखाई है ना, दिस इज समथिंग विच इज लर्न्ड फ्रॉम योर टीचर्स, ठीक। ये कोई ऐसे सोच नहीं सकता। अगर तुमने इस चीज को यूज करके क्वेश्चंस करा हुआ है, देन कभी एक दिन स्ट्राइक करेगा। और अगर तुम लोगों ने ये पहले कभी नहीं सुना था, है ना, तो ये एग्जाम हॉल में स्ट्राइक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। अब मैं मेथड 2 और 3 भी बताऊंगा, जो थोड़ा सा ज्यादा मतलब एक्सेसिबल मेथड होगा बच्चों के लिए, कि हाँ सर ये जो मेथड आपने बताया ये हम सोच सकते थे, बट ये बहुत ही अच्छा मेथड है ना। अगेन मैंने तुम लोगों को बताया था, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में भी किया था, यानी 2011-2012 के टाइम में। और ये जो क्वेश्चन है, ये मेरे को उस टाइम में एक मैगजीन आती थी, IIT बज़वर्ड करके, ठीक है, IIT बज़वर्ड करके एक मैगजीन आती थी। तो 2011-2012 में इतना जो है इंटरनेट प्रेवेलेंट, मतलब इंटरनेट में यूट्यूब में वीडियोस खोजना मिलना, ये सब इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम में अपन लोग जाते थे बुक शॉप्स, वहाँ पे मैगजीन्स आते थे, कुछ MTG के मैगजीन्स आते थे, ये शायद अरिहंत का है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है ना। तो IIT बज़वर्ड एक मैगजीन आता था, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सारे के सारे क्वेश्चंस रहते थे, कुछ थ्योरी रहती थी। जो उस टाइम का मेरे को याद है, शायद AIR-1 अर्पित अग्रवाल करके कोई था, है ना, 2010 या 11 का, जो भी मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। तो उसका आर्टिकल्स आता था कि वो बता रहा है कि कैसे उसने प्रिपरेशन की, कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो इट वाज अ वेरी वेरी नाइस मैगजीन, जहाँ से मेरे को ये वाला मेथड सीखने को मिला, है ना। ठीक है, अब आते हैं कि इसका मेथड 2 क्या होगा भाई। मेथड 2, तो मेथड 2 है ना, और ये जो मेथड है, ये मेरे ही छात्रों ने जो है अपने से करके निकाला है ना। तो इसका कोई क्रेडिट नहीं लिया जाएगा, सारे जो है बच्चों के मेथड्स हैं, है ना। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे, है ना। तो बच्चों ने जो है, जब उनको ये क्वेश्चन दिया गया, उन्होंने ये मेथड बताया कि सर एक सेकेंड रुको, है ना, देखो, इसको आप फिंगर 1 बोलो, इसको फिंगर 2 बोलो, इसको फिंगर 3 बोलो, इसको फिंगर 4 बोलो, और इसको फिंगर 5 बोलो। दीज आर द 5 फिंगर्स, ठीक है सर, ये 5 फिंगर्स हो गए। हर एक फिंगर में कुछ तो रिंग्स जाएगा, हर एक फिंगर में कुछ तो रिंग्स जाएगा। तो सोचो कि सर फिंगर नंबर 1 में 2 रिंग्स का है, फिंगर नंबर 2 में 2 रिंग्स का है, फिंगर नंबर 3 में भी 2 रिंग्स का है, तो 4 और 5 में कुछ नहीं जाएगा, ऑब्वियस सा बात है कि नहीं। तो उन्होंने तो पहले निकाला हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ केसेस आर देयर सच दैट, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ केसेस आर देयर सच दैट फिंगर्स के ऊपर जो है रिंग्स लगाए जाए। तो उन्होंने बोला कि सर देखो ऐसा है, फिंगर 1 प्लस फिंगर 2 प्लस फिंगर 3 प्लस फिंगर 4 प्लस फिंगर 5। ये जो F1 लिख रहा हूं, इसका मतलब फिंगर 1 के ऊपर कितने सारे रिंग्स लगेंगे। तो नंबर ऑफ रिंग्स ऑन फिंगर 1 प्लस नंबर ऑफ रिंग्स ऑन फिंगर 2, 3, 4, 5, ये सबको ऐड करते हो तो सर आपके पास 6 रिंग्स आने चाहिए। तो सर ये तो हम लोग को पता है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस of this type of equation can be found out by n plus r minus 1 c r minus 1, ये तो हम लोग को पता है सर, है ना। तो सर इसका आंसर आ जाएगा 10c4, है ना। तो सर 10c4 तरीके हैं थ्रू विच मैं उंगलियों के ऊपर कितने सारे रिंग्स डाल सकता हूं वो होगा। तो ये जो 10c4 है ना, इस 10c4 के अंदर एक सोल्यूशन ये आएगा, देखो फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, एक सोल्यूशन आएगा। इस पे एक रिंग गया, इस पे एक, इस पे एक, इस पे 3, इस पे 0, इस पे 0। सोच के देखो, ये 10c4 के अंदर एक केस ये आएगा, ये 10c4 के अंदर एक केस आएगा 0 0 0 0 5 1।
इस 10C4 के अंदर एक केस आएगा 1 1 1 1 1 2, ऐसे केसेस आएंगे ना, आएंगे कि नहीं? अब सर हर एक केस, सर ये वाला केस ले लो, हर एक केस, इस केस का मतलब क्या, इस पे एक रिंग, इस पे एक रिंग, इस पे एक रिंग, इस पे 3 रिंग, सॉरी 5 फिंगर्स है ना, 6 फिंगर्स कब से होने लगे, है ना? ऋतिक रोशन सब लोग थोड़ी होता है, है ना, मतलब मजे में बोला है ना, 1 1 1, सॉरी सॉरी, है ना, 5 फिंगर्स है ना, 6 रिंग्स, 1 1 1 3 0 0 0 0 0, इसको कर दो 1 5, और इसको कर दो 1 1 1 1 2, ठीक है? तो देखो, है ना, इसी टाइप के तो केसेस आएंगे 1 1 1 1 2, है ना, टोटल मिला के 6 होना चाहिए, टोटल केसेस होंगे 10C4। अब उनमें से एक, किसी भी एक केस को ले लिया गया कि 1 1 1 3 0, तो 1 1 1 3 0 वाला केस ही होगा, है ना? अब उन्होंने बोला कि सर इस केस के करस्पॉन्डिंग अपने पास कितने रिंग्स है, 6 रिंग्स है, सर इस केस के करस्पॉन्डिंग 6 फैक्टोरियल डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगे। तो मैंने पूछा कैसे 6 फैक्टोरियल डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैसे? सर देखो, रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3, रिंग 4, रिंग 5, रिंग 6, इसके टोटल परम्यूटेशंस होंगे इसी टाइप के, इसी टाइप के जो है 720, यानी कि 6 फैक्टोरियल विल बी हैविंग अरेंजमेंट्स लाइक दिस। Every time you choose one case, suppose this is the case that you are choosing, first ring goes to the first, second ring, third ring, fourth ring, fifth, sixth, and so on and so forth. So for every case, conclusively we have proven कि 6 factorial different cases होंगे कि fingers पे rings कैसे पहनाए जाएंगे. So answer will become, final answer will become, so such 10C4 cases are there. For each case 6 factorial. So देखो आंसर कितना आ गया, 10 factorial by 4 factorial into 6 factorial into 6 factorial. 10 factorial by 6 factorial. बहुत ही अच्छा मेथड, वेरी वेरी नाइस मेथड, वेरी वेरी गुड मेथड ऑफ कोर्स टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर, ठीक है। ये हो गया मेथड नंबर 2। इससे भी अपने को सेम ही आंसर आ रहा है, क्योंकि अगर दो डिफरेंट मेथड से अपने को अलग अलग आंसर आ रहा है तो उनमें से या तो एक गलत होगा या तो दोनों ही गलत होगा। तुमको तो देख के दोनों ही गलत लगता है मेरे को, ठीक है, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना। मेथड 3 ट्राई करते हैं, मेथड 3। व्हाट इज मेथड 3? एंड दिस मेथड, है ना, दिस मेथड, है ना, was told to me by a kid named Shankar. He's in class 11th going to 12th now, है ना। So very good method, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से भाई ने सोचा है। क्या भाई ने सोचा? देखो, भाई ने सोचा कि सर ये देखो 5 उंगली अपने पास, वाओ सर क्या ही फिगर बना रहे हो, मजा आ गया, नाइस, ठीक, ये है 5 फिंगर्स। तो भाई बोलता है कि सर देखो, एक कितने रिंग्स चाहिए अपने को? 5 रिंग, सॉरी 6 रिंग्स है, 5 फिंगर्स है, 6 रिंग्स है। भाई बोलता है कि सर एक काम करो, पहला रिंग डालो, पहला रिंग। तो सर पहला रिंग डालने का कितने सारे ऑप्शंस हैं? तो आंसर इस पहला रिंग या तो तुम फर्स्ट फिंगर में पहनो, या तो सेकंड फिंगर में पहनो, या तो थर्ड में पहनो, या तो फोर्थ में पहनो, या तो फिफ्थ में पहनो, यही है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 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 सिर्फ 5 कैसे होंगे? 5 कैसे होंगे? क्योंकि 5 में भी अगर मैं यहां पे पहन रहा हूं तो यहां पे किस पोजीशन में पहन रहा हूं वो भी तो आएगा। तो मैं बोल रहा हूं रुक जा, सब होगा। तो पहले तो तुम इन 5 फिंगरों में रिंग 1 को पहनो। कितने चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस है। अब सपोज इन 5 चॉइसेस में से एक चॉइस है कि तुमने रिंग 1 को यहां पहन लिया, रिंग 1 को कहां पहन लिया? यहां पहन लिया। अब देखो मजेदार चीज क्या है
कि रिंग 2 को पहनने के अब मेरे पास 6 डिफरेंट वेज हैं। सर कैसे? या तो यहां डालो, या तो यहां डालो, या तो इसके नीचे डालो, या तो उसके ऊपर डालो, 4 हो गया, या तो इस पे डालो, या तो इस पे, 6। सोचने की बात है, सोचो, है ना। तो एक बार अगर मैंने रिंग 1 को 5 चॉइसेस से पहन लिया तो रिंग 2 को पहनने के मेरे पास 6 चॉइसेस होंगे, है ना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर वो 6 चॉइसेस में तो एक ऐसा है ना कि रिंग 2 नीचे आ गया। हाँ, एकदम सही बात है। तो सर कैसे आएगा? रिंग 1 पहन लिया, अब निकाल के रिंग 2 नीचे डाल के ऊपर में रिंग 1 डाल, क्या बात कर रहा है, स्मार्ट मन थोड़ा सा, ठीक है। तो रिंग 2 को पहनने के लिए अब मेरे पास 6 चॉइसेस हैं, तो यहां पे पहन लेते हैं रिंग 2 को। अब जैसे ही मैंने रिंग 2 को पहना तो रिंग 3 को पहनने के लिए अब 7 चॉइसेस होंगे। सर 7 कैसे होंगे? नीचे ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चॉइसेस। अब सपोज वो 7 चॉइसेस में से मैंने एक बार रिंग 3 को यहां पहन लिया, रिंग 3 को यहां पहन लिया, तो ध्यान से सोच के देखना, रिंग 4 को पहनने के लिए 8 चॉइसेस होंगे। सर कुछ भी देखो, 8 चॉइसेस गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कहीं भी पहन सकते है ना। और अब तुमको समझ में आएगा कि जैसे ही तुम इनको चॉइसेस दे रहे हो ना, तुम्हारा रिंग 1 2 3 4 ये सब ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है, बट दैट्स ओके, दैट्स ओके। ईच विल गिव मी अ डिफरेंट वे ऑफ वेयरिंग द रिंग्स। सो इसका हो जाएगा 9 केसेस, इसका हो जाएगा 10, एंड ऑल ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो आंसर आ जाएगा 5 6 7 8 9 10, है ना। अब एक काम करो, इसको अपने ओरिजिनल आंसर के फॉर्मेट में लाना है, तो इसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, देखो एसेंशियली मैंने 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो आंसर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बट ऊपर वाला अब बन जाएगा 10 फैक्टोरियल एंड नीचे वाला बन जाएगा 4 फैक्टोरियल। सो अगेन यू आर गेटिंग द एग्जैक्ट सेम आंसर। वेरी वेरी नाइस, है ना। हम लोगों ने यहां पे 2 काफी ही बढ़िया ज्योमेट्रिकल पीएनसी के सवालों को धो दिया है, चित कर दिया है, ठीक है। आई होप यू लाइक दीज 2 क्वेश्चंस। द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डू आर फ्रॉम ISI 2025, बट इसका जो है मैं वीडियो पार्ट 2 में लॉन्च करूंगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।